नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। और आज सरस्वती पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, इसके तहत ये 20वीं वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 19 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे PDF ग्रुप में हैं उनको PDF भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे, PDF के साथ रिवीजन भी किए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं जो आपको क्लियर करते चलना है, आने वाले सभी एग्जाम में लाभदायक सिद्ध होगा। पहला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? जो अल्पसंख्यक हैं उनका निर्धारण भारतीय संविधान में किस अनुसार से की जाती है, किस चीज के बेस्ट पे की जाती है? तो ये भाषा एवं धार्मिक आधार पे किया जाता है। ठीक है भाई, ये दोनों ही बात यहाँ पे लागू होती है भारतीय संविधान के अंदर, या तो भाषा के आधार पे या फिर है ना धर्म के आधार पे, या फिर भाषा और धर्म दोनों के आधार पे। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत भाषाएं एवं धार्मिक अधिकार आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। और आर्टिकल 29 आपके संविधान के किस भाग में आएंगे? तो तीसरी भाग में आएंगे, जो क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 30 और 29 ये दोनों ही अल्पसंख्यक पे लागू होती है, जो उन्हें कल्याणकारी बनाने से संबंधित है, यानी हित की बात करता है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक SC कैंडिडेट निवास करते हैं, अनुसूचित जाति निवास करते हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब, तो ये जो है आपका ये निवास करता है कहाँ पे भैया? ये निवास करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ST कैटेगरी के जो निवासी हैं सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, और SC कैटेगरी के सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनके अलावा भारतीय संविधान के संशोधन 104 जो है ये लोकसभा तथा राज्य के जो विधानसभाएं होती है वहां पे SC ST अनुसूचित जाति तथा जनजाति इनकी आरक्षण सीमा को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करी गई। अब आपसे क्वेश्चन रिलीज होगा कि भैया एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किस आर्टिकल के अनुसार किया जाता था? तो आर्टिकल 331 के अनुसार प्रेसिडेंट महोदय 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में करते थे। वहीं आर्टिकल 333 के अनुसार गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति उस संबंधित राज्य के विधानसभा में करते थे। तो ये वाला सिस्टम जो है अब खत्म हो गया, और ये खत्म होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाई ये एक तरीके से जो है वंशानुगत हो रहा था ये चीज, क्योंकि एंग्लो इंडियन की तादाद कम बची है, उसमें भी नेता को चुनना है, तो लगभग जो है भाई भतीजावाद जैसे सिस्टम हो रहा था, तो इसको खत्म करना ही सही था। तो ये सही हो गया। ठीक है भाई, इनके अलावा डॉक्टर BC राय जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन 2023 के विजेता कौन बने हैं? देखिए, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के विजेता उत्तर प्रदेश है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश बने हैं भैया डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। डायरेक्ट भी पूछता है कि BC राय ट्रॉफी जूनियर है ना किस चीज से संबंधित है, तो बताएंगे फुटबॉल से। तो डॉक्टर BC राय जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के विजेता उत्तर प्रदेश है। उप विजेता की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है, और यह मैच का आयोजन जो है ये देश में ही करवाया गया था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में करवाया गया था। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश किसी गेम में पहला रैंक हासिल किया है, तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपोर्टेंसी रखता है एग्जाम में आने के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है, इसे ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये आपका राउरकेला, ये भी आपका उड़ीसा में है, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है। एक बिरसा मुंडा स्टेडियम हमने झारखंड में भी बताया था, तो वो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम होता है। इनके अलावा जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में उत्तर प्रदेश को 7वां रैंक दिया गया है। ये रैंक सब भी जरूर याद रखना है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं और रैंक में सुधार किया है इस बार उत्तर प्रदेश ने। तो जो आपका छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के अंदर हुआ था। कितने खेल शामिल थे? 26 खेल शामिल थे। पहली बार कौन सा खेल शामिल हुआ था? स्क्वैश खेल शामिल हुआ था। पहली बार किस खेल को प्रदर्शन के तौर पर रखा गया था? तो सिमलंब को रखा गया था, जो आपका तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है। इनके अलावा
विजेता कौन रहे थे तो महाराष्ट्र रहे थे, उप विजेता कौन रहे थे तो मेजबान तमिलनाडु रहे थे, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसकी शुरुआत 2018 में दिल्ली से हुआ था, लेकिन पहले जो इवेंट कराए गए 2018 में, इसमें ये यूथ शब्द नहीं था। इस यूथ शब्द के जगह पे स्कूल हुआ करता था, तब इसका नाम था खेलो KISG, खेलो इंडिया स्कूल गेम। लेकिन 2019 में इसका नाम बदल के हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम। अब तक 4 बार महाराष्ट्र जीत चुके हैं और 2 बार कर्नाटक जीत चुके हैं। 6 बार हुआ है इवेंट, आपके सामने 6 का रिजल्ट है ना। 2 ही स्टेट जीत पाए हैं। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में इतनी जानकारी तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। इनके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ 2023 गोवा के अंदर हुआ, और 30वां राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड के अंदर होगा। उत्तराखंड पहला भारतीय स्टेट बना जो आर्टिकल 44 को लागू किया है ना, सिविल कोड वाला, है ना। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि गोवा में पहले से ही ये चीज चलता आ रहा है, लेकिन ये गोवा आज़ादी के बाद नहीं लगाया था। जब पुर्तगाली लिए थे गोवा को, हमने 1961 में रिलीज करवाया, तो ये पहले से ही प्रचलन में था, तो ये प्रचलन में रह ही गया राज बनने के बाद भी, ठीक है। गोवा का इतिहास लंबा चौड़ा है राज बनने का। पहले यूटी बना था, जो आपका 12वां संविधान संशोधन 1962 में यूटी बनाया गया। फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, जो इंडिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटू राज्य है, ठीक है भाई। इनके अलावा उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया। 15वां रैंक दिया गया ये 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ था उत्तर प्रदेश को, जहां पे टोटल 71 पदक प्राप्त किया उत्तर प्रदेश, है ना। इनमें आपका 11 गोल्ड है, 24 आपका रजत है और 36 जो है आपका, है ना, ब्रॉन्ज मेडल है। अगला प्रश्न है हमारा, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है भैया गोल्फ से संबंधित है वाकर कप। वाकर कप हो गया, राइडर कप हो गया, प्रिंस वेल्स कप हो गया, मुथैया गोल्ड कप हो गया, ये आपका गोल्फ से संबंधित है। भारत में स्टार गोल्फर अदिति अशोक, इनके बारे में डायरेक्ट इनका नाम से ही पूछता है कि भाई ये किन चीज से संबंधित है, तो आप बताएंगे अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। वहीं जीव मिल्खा सिंह, जो मिल्खा सिंह का पुत्र है ना, तो ये भी क्या खेलते हैं भैया? गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। इनके अलावा हॉकी से संबंधित कप है आपका आगा खां कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सब क्या है? हॉकी से है। हॉकी खेल में भारतीय ओलंपियन खिलाड़ी सबसे ज़्यादा सफल है। अगर ओलंपिक के लिहाज से देखें तो हॉकी सबसे सफल खेल रहा है ओलंपिक में भारत के तरफ से, क्योंकि अब तक जो है 8 गोल्ड ओलंपिक में हॉकी के अंदर जीत चुके हैं, और पहला गोल्ड जो मिला था ओलंपिक में 1928 में, ये भी हॉकी के अंदर ही आया था। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रथम गोल्ड 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने जीता था, तो उस हॉकी टीम के कैप्टेंसी कौन कर रहे थे? तो जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। और जयपाल सिंह मुंडा के नाम से झारखंड में स्टेडियम है। इसे कहते हैं लिंकिंग प्रोसेस से पढ़ना। जो चीज याद आता जाए एक बार अपने माइंड में जरूर लाए, सेम नाम से जो भी चीज, जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है भाई, तभी आप जीके जीएस में अच्छा कर पाओगे। और एक बार याद होने के बाद कभी नहीं भूलता इंसान, ठीक है। इनके अलावा फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है ना, अच्छा 10 गोल्ड मिले हैं ओलंपिक में अब तक, तो 8 हमने कहा हॉकी में है। और एक अभिनव बिंद्रा साहब शूटिंग में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में लाया था, और इस प्रकार से अभिनव बिंद्रा साहब जो है प्रथम व्यक्तिगत आदमी बना जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते भारत के लिए, ठीक है। इनके अलावा जो अभिनव बिंद्रा साहब का किताब है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ए शॉट एट हिस्ट्री इनके किताब का नाम है, ध्यान रखेंगे, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो है आपका अभिनव बिंद्रा साहब का किताब है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगला जो गोल्ड आया 8-1-9 हो गया, एक नीरज चोपड़ा के द्वारा पिछले ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में आया था। इनके अलावा फुटबॉल से बता दिए, फुटबॉल से संबंधित ये आपका डूरंड कप है, रोबर्स कप है, फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा के बारे में हमने फीफा मेन वाला, फीफा लेडीज वाला, फीफा अंडर 20 वाला, ये सभी के सभी बता दिए हैं पिछले क्लास में। इसीलिए बोलता हूँ कंटेंट पूरा अटेंड किया कीजिए, क्योंकि मैं सिंगल आदमी पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है जो मैं कल पढ़ा दिया हूँ आज नहीं पढ़ाना चाहिए। इनके अलावा संतोष ट्रॉफी है ना,
सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप, ये सभी के सभी जो है आपका किससे है, फुटबॉल से है। क्रिकेट से संबंधित तो आप सभी जानते हैं, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, दिलीप ट्रॉफी, ये सब घरेलू टूर्नामेंट हैं जो इंडिया लेवल पे होती है। बाद बाकी चैंपियन ट्रॉफी, ये बाहरी लेवल पे एशेज श्रृंखला, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट श्रृंखला होती है, एशेज श्रृंखला, आईसीसी वर्ल्ड कप होती है, T20 वर्ल्ड कप होती है। ये सब जो है आपका है ना विश्व स्तर पे क्रिकेट का टूर्नामेंट है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश स्थित काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना किसने की थी? देखिए, काशी विद्यापीठ, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस संस्कृत विद्यालय, ये सब भाई अलग अलग हैं। ये नहीं कि BHU बहुत पॉपुलर है तो सारे को BHU में ही मिला देना है, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो काशी विद्यापीठ जो बनारस में है ये शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा स्थापित करा गया था। ठीक है, इनके अलावा उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1782 ईस्वी में किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखना। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया किताब। आप लोग मुझे बताना ये जोनाथन स्विफ्ट कौन सा किताब लिखा है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय साहब ने किया था, है ना। मदन मोहन मालवीय साहब को महामाना की उपाधि भी दी गई है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का ब्रांच कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ में और आएंगे तो आपका सिडबी का मुख्यालय है, सिडबी लघु बैंक, ये स्थापना 1990 में हुआ था। आबिद हुसैन समिति इस पे काम किया था स्थापना के समय। आबिद हुसैन, मैंने कल बताया था, आबिद हुसैन, बलवंत मेहता, अशोक मेहता, सादिक अली, गैपोरिया समिति, भगवती चरण समिति, राजा चलैया समिति, है ना, विजय केलकर समिति, तेंदुलकर समिति, ये सब किस चीज से संबंधित है ये समय कल बताया था। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार वगैरह से, तो ये सभी बात हमने कल कर लिया। शिवरामन समिति नाबार्ड से। इनके अलावा भारतीय विष अनुसंधान केंद्र, विष ये वाला नहीं है, ये वाला विष है जहर वाला भैया, गरल, हलाहल, जहर, ये सब विष का जो है उपनाम है। आपके हिंदी में पर्यायवाची शब्द है, बाद बाकी अंग्रेजी में तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, टॉक्सिक जो भी होती है ना। तो इसके अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में है। कौन बनवाया था? तो अवध के नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। साथ ही हमने आपको एक और बताया था, RDSO भी लखनऊ में है। ये RDSO क्या होता है? रेलवे का जो है ना कोई भी पैमाना स्टैंडर्ड को तय करता है। RDSO का मेन ब्रांच जो है लखनऊ में स्थित है। इसी के अनुसार रेलवे में सब चीज चलता है कि भाई ये इतना होनी चाहिए, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी मोटी होनी चाहिए, कोई भी चीज जो रेलवे में यूज होता है। इनके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये आगरा में स्थित है, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, पहले इसे आगरा यूनिवर्सिटी कहा जाता था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। चित्रकूट को आप उत्तर प्रदेश में स्थानीय भाषा में कड़वी भी कहते हैं। कड़वी वही चित्रकूट है जो रामलला से जुड़े हुए स्थलों में से एक है ना भैया, इसे वहां पे कड़वी भी कहते हैं। अगर आप चित्रकूट चले जाएंगे तो उस आसपास के क्षेत्र में क्रेशर का काम बहुत होता है। क्रेशर होते हैं ना अपन पत्थर फोड़ने वाला, तो ये काम बहुत होता है ना। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मुगल म्यूजियम का अब नाम क्या रख दिया गया है? शिवाजी महाराज म्यूजियम। ठीक है, ये योगी साहब ने रखा है। इनके अलावा टाइम पत्रिका 2023 ने किस भारतीय फिल्म अभिनेता को शामिल किया है अपने पत्रिका में, है ना। तो जो टाइम पत्रिका है ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमी का पहला सिलेक्शन करता है, फिर सबसे जो ओवरऑल कैडर में जीतता है उनको जो उनके फ्रंट पेज पे छापते हैं। ठीक है, तो भारतीय फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी नॉमिनेट हुए थे इस बार। ठीक है, तो शाहरुख खान हो गया। इनके अलावा जो आपका फिल्म हस्ती एक और SS राजामौली, तो इन दोनों को, इसके अलावा सलमान रश्दी भी इसमें जो है जुड़े हुए थे। सलमान रश्दी आप भारतीय पूर्णतः तो नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो भारतीय हुए और ये राइटर हैं उच्च स्तर का, तो इन तीनों को जो है शामिल किया गया था। इनके अलावा जेंस में, है ना। इनके अलावा टाइम मैगजीन में दुनिया के सबसे अधिक महानतम स्थान में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया, उड़ीसा और मयूरभंज। ये भी जो टाइम मैगजीन है दुनिया में जो महानतम स्थान है उनको भी शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। तो भारत के 2 जगह का नाम आया, उड़ीसा के मयूरभंज और लद्दाख। उड़ीसा के मयूरभंज से एक नृत्य का नाम है छऊ, मयूरभंज का छऊ। इसमें क्या खासियत होता है कि मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। छऊ 3 जगह होता है, झारखंड में होता है, सरायकेला का छऊ बंगाल में होता है,
पुरुलिया का छौ और उड़ीसा में होता है मयूरभंज का छौ। छौ नृत्य को जो है हाफ क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। वैसे जो क्लासिकल डांस है वो कितने हैं हमारे भारत में वर्तमान समय तक, तो मात्र 8 है। ये कौन है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, सतरिया, मणिपुरी, ओडिसी। ठीक है भैया। इनके अलावा टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट को जो है ना चुना है। 2022 के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की थे, है ना। इनके अलावा वरिष्ठ लेखक सलमान रश्दी को भी 2023 में टाइम पत्रिका के लिए नॉमिनेट किया गया था, जैसा कि मैंने बता दिया था। प्रसिद्ध अरकू घाटी, है ना, या फिर जिंदगरहा की चोटी किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं कि ईस्टर्न साइड का यानी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी जिंदगरहा है। ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरकू घाटी भी आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। उसी के आसपास ये जिंदगरहा की चोटी है। पूर्वी घाट कहने का मतलब जो भैया इधर पड़ेगा, पश्चिमी घाट कहने का मतलब जो भारत के भी शेप जैसा है, नीचे साइड से देखेंगे तो ये वाला पश्चिमी घाट है, ये वाला पूर्वी घाट है। इन दोनों का मिलन तमिलनाडु में नीलगिरी में होता है। ये भारत के मैदानी भाग होते हैं और ये भारत के उत्तरी भाग होते हैं। ठीक है भैया। और ये आपका उत्तर पूर्व होता है यहाँ वाला पोर्शन। ठीक है भाई, ध्यान रखें। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में 2023 में बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बाल महोत्सव स्कूल लेवल पे भी बहुत जगह होता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि खाली आंध्र प्रदेश में हुआ है। फिर भी मैं आंध्र प्रदेश का जो है हाल फिलहाल की घटना है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इनके अलावा 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाल महोत्सव देखिए, आपका जो फेमस स्कूल है, मान लीजिए आप स्कूल चला रहे हो, आप प्राइवेट स्कूल के मालिक हो, तो आप अपने स्कूल में भी बाल महोत्सव होस्ट कर लेते हो और स्थानीय जो नेतागण है या फिर जो अधिकारीगण होते हैं जिला लेवल पे उनको आमंत्रित कर लेते हैं, हो गए आप फेमस, है ना। तो ये फिर आप समझते ही हैं कि प्राइवेट स्कूल किसका होता है, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। बड़े किस स्तर पे होते हैं आप भी जानते हैं, आर्थिक लेवल से भाई, है ना। इनके अलावा आंध्र प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों में लुम्बिनी महोत्सव भी प्रमुख है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश के नव वर्ष को उगादी कहा जाता है। तेलंगाना के भी नव वर्ष को उगादी ही कहा जाता है। साथ ही साथ कर्नाटक में भी नव वर्ष उगादी के नाम से ही मनाते हैं, है ना। इनके अलावा भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 के अंदर। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इंडिया में सबसे नवीन हाई कोर्ट है। इन्होंने अपना हाई कोर्ट 2019 में बनाया था और इनका हाई कोर्ट है आपका विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम इंडिया के सबसे जो है लैंड लॉक्ड गहरा बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी ले जाने की बात कह रही है ना। कहां से भैया, कहां से? कोई बताएगा आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी कहां है? चलिए, अभी जो राजधानी था आंध्र प्रदेश का कमेंट कीजिएगा। इनके अलावा हैदराबाद नहीं भाई, गलत हो गया। और भी बताइएगा। आंध्र प्रदेश सभी तटीय राज्यों में गुजरात के बाद सर्वाधिक लंबी तटरेखा अपने पास रखती है ना। भारत में तटीय राज्य कितना है और गैर तटीय राज्य कितना है, ये भी हमने आपको बता दिया है। आंध्र प्रदेश, है ना। इसके अलावा पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा आंध्र प्रदेश की अरकू घाटी में स्थित है, जो ये क्वेश्चन का बेस है। इनके अलावा जो आपका रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, पहले तो आंध्र प्रदेश में लेकिन अब तेलंगाना में है, हैदराबाद के अंदर स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इनके अलावा प्रसिद्ध पुलिकट झील का नाम आपने सुना होगा। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ये 2 राज्यों में फैला हुआ पुलिकट झील है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। देखिए, इस प्रकार से जो आप कंफ्यूज करते हो, एक लोकटक झील है। पुलिकट और लोकटक 2 बार बोलिएगा तो लगता है दोनों भाई है। तो लोकटक झील मणिपुर में है, जहाँ पे दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क कैबुल लैमजाओ स्थित है। ठीक है, तो ये अलग है, ये आपका उस पूर्वी साइड में है और ये आपका डायरेक्ट साउथ में है। ठीक है भाई। लोकटक और पुलिकट ये दोनों भाई नहीं है, ये दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। इनके अलावा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और ये देवदासियों से उद्यत नृत्य है। देवदासियों परंपरा में हमने नृत्य बताया है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है। इनके अलावा इस नृत्य की उपज आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुआ था, कुचिपुड़ी का, है ना। और इसका जो आधुनिक श्रेय तक लाने का जो आपका योगदान है, ये सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। जैसे आप सत्रिया का पढ़ते हो कि भाई, है ना, श्रीमंत शंकर देव जो है सत्रिया नृत्य के उत्थान में, है ना, अपना अहम योगदान दिया है, उसी प्रकार से कुचिपुड़ी में सिद्धेंद्र योगी ने दिया है। उत्तर प्रदेश में 20वां पुस्तक मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो यह लखनऊ में कराए गए हैं। 20वां जो है, यहाँ पर भी आपके लिए एक प्रश्न रखा हूं मैं, बताइएगा।
20वां पुस्तक मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर गार्डन में हुआ है। ये गार्डन का नाम भी पूछा जा सकता है कि बलरामपुर गार्डन कहाँ है। ठीक है, ये देखिए ज्ञान कुंभ जो है ज्ञान कुंभ पर आधारित है ना। ज्ञान मतलब आप सभी समझते हैं और कुंभ मेला से लिया गया शब्द है, मतलब विशालकाय के मतलब अर्थ में यूज करते हैं। तो इसमें जो है इस पर आधारित इस मेला को दर्शाया गया था और यहाँ पे मैक्सिमम किताबों पर 10% की छूट रखी गई थी। और इस बार सबसे बड़ी बात, एंट्री फीस जो है कोई भी आदमी जा सकता था। इनके अलावा छूट था। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में होता है। देखिए ये राष्ट्रीय स्तर पे पुस्तक मेला हुआ जो आपके लखनऊ में हुए हैं और ये आपका विश्व स्तर पे है। तो ये प्रगति मैदान में इसका जगह फिक्स है और प्रगति मैदान कहाँ पे होगा तो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, जहाँ पे रामदेव बाबा का एक बार बैठक भी हुआ था। इनके अलावा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर है ना, बताइएगा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश मतलब प्रश्न है, आंसर बताइएगा आप। उत्तर 2 प्रश्न पूछे हमने अब तक, है ना। एक तो आपका जोनाथन स्विफ्ट का किताब पूछा हूँ, दूसरा ये पूछा हूँ, याद है मुझे। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख मेलाओं में, भाई महिलाओं में नहीं, यहाँ पर मेलाओं लिखना है, फेयर्स, है ना, मेलाओं में, है ना। तो ये कौन सा है, कांपिल्य मेला। ये किस धर्म से होते हैं, जैन धर्म से होते हैं। और कांपिल्य मेला का आयोजन कहाँ पे होता है, फर्रुखाबाद में होता है। कहाँ पे होता है, फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला प्रतिवर्ष मेरठ में लगती है। मेरठ के पास और लगने वाली मेलाओं में गढ़ मुक्तेश्वर मेला भी प्रमुख है। जहाँ जहाँ मेला है वहाँ महिला लिख दिया है। इनके अलावा बटेश्वर मेला का आयोजन आगरा में किया जाता है ना। ताज महोत्सव भी आपका कहाँ पे, आगरा में लगती है। रथ मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में जो है ना मथुरा वृंदावन में किया जाता है, इसे भी ध्यान रखें, जय वृंदावन। इनके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा है इस प्रकार से, तो जगन्नाथ रथ यात्रा पार्टिकुलर कहेगा तो ये फिर ओडिशा में होगा। और आपको बता रखा हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में गोचा महोत्सव होता है उसी के अवसर पे जगन्नाथ रथ यात्रा छत्तीसगढ़ में भी निकाला जाता है, ध्यान रखेंगे। एक मैंने बताया था धनु यात्रा, ये धनु यात्रा जो है ये आपका ओडिशा में ही मनाया जाता है। एक होता है आपका मेदराम यात्रा, ये मेदराम यात्रा आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। एक होता है सीधे यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। एक होता है फटोरपा यात्रा जो है ये गोवा में मनाया जाता है। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखना है बंधु। इनके अलावा प्रधानमंत्री आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत कब की गई थी। आरोग्य का मतलब ही होता है जो आप चिकित्सा से संबंधित ये टर्म है आरोग्य, तो ये आपका जो हो जाता है निरोगी नहीं होता वैसा ही, तो 2023 में हुआ है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का क्या लक्ष्य है भाई कि जो भी प्रगतिशील देश है या विकासशील देश है उनमें अगर कोई सा भी डिजास्टर होता है, चाहे तो मानव मेड या नेचर के द्वारा, तो उसकी सहायता पहुंचाने के लिए जो है प्रधानमंत्री आरोग्य मैत्री योजना शुरुआत करी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है सीरिया में जब भूकंप आया था तो वहां पे राहत कार्यक्रम दिया गया। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन करुणा, ये सब तो आप अभी जानते ही है ना। इनके अलावा क्योंकि पढ़ा दिया है भाई, ऐसे नहीं बोलते हैं कि जानते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये भी आप जानते हैं, हाल फिलहाल में ही बताया था कि ये जो है कारीगरों के लिए एक छोटा सा रकम 2 लाख रुपए की जो है लोन मुहैया कराएगा ताकि जो है वो अपने लिए आवश्यक टूल्स वगैरह ले सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में करी गई थी। यह बैंकिंग जागरूकता वाली योजना है, बैंकिंग खाता इसमें खोले जाते हैं और इसमें जो है आपका सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश सरकार जो है वर्तमान समय तक खोल रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हरियाणा से करे गए थे। आप जानते हैं कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है ये सबसे कम है ना, तो इसीलिए जागरूकता के लिए वहां से किया गया था। इनके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था, आपका एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा को रोकने के प्रयास सल्तनतकालीन किस शासक के द्वारा किया गया था। बहुत ज़्यादा क्लू है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो अंग्रेज से पहले होना चाहिए, उसके बाद कौन सा शासक होना चाहिए तो सल्तनत का शासक होना चाहिए। सल्तनत मतलब जो 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, तो इनमें से कोई एक शासक होना चाहिए। तो ये है भैया मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 के मध्य में रहा था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश ने शासन किया था, संगम, तुलुवा, सुलुवा
व अरबिदो, जिसमें आपका जो तुलुब वंश के महान शासक हुए ये हुए दादा कृष्णदेव राय। तो इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय से काफी क्वेश्चन आता है। इनका किताब का नाम पूछा जाता है जामवंती कल्याणम और आमुक्त माल्याद, ठीक है ना। नागलपुरम नामक एक कस्बा भी बसाए थे इन्होंने, नागलपुरम अपने माता के नाम पे बसाया था, ठीक है भाई, कृष्णदेव राय साहब। इनके अलावा इनके जो मंत्री परिषद है ये भी पूछा जाता है। तो इनके मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जो 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे, ठीक है भाई। और अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए थे। ये मोरक्को के रहने वाले थे, मोरक्को के, ठीक है। और इन्होंने एक रेहला नामक अरबी ग्रंथ की रचना करी। इनके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत पे सांकेतिक मुद्रा चलाया था, सांकेतिक मुद्रा है ना, आभासी मुद्रा कह सकते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था या देवगिरी ले गया था। दिल्ली सल्तनत पे दीवान अमीर या दीवान कोही की स्थापना एमबीटी ने करवाया था, जो कृषि विभाग से संबंधित था। सल्तनत कालीन गुलाम वंशीय शासक बलबन दीवान अर्ज, जो सैन्य विभाग से संबंधित है, का निर्माण करवाया था। ये बलबन काफी इंपोर्टेंट शासक है गुलाम वंश का। गुलाम वंश को आप ममलूक वंश भी कहते हैं और इलवारी वंश भी कहते हैं, क्योंकि जो तो आपका इल्तुतमिश था वो इलवारी तुर्क था और जो गुलाम वंश हुए वो तुर्क थे। इनके अलावा या तो तुर्क या तो अफगान चल रहा था सल्तनत पे, तो तुर्क थे आपका गुलाम वंश के शासक, ठीक है भाई। इनके अलावा जो बलबन है इन्होंने इस विभाग की स्थापना तो कराया ही, दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग से है। नवरोज त्योहार भी चलाए, यह पारसी धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा सिजदा एवं पैबोस का जो है प्रथा चलाया। लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाया इन्होंने, लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाया आपका कौन, बलबन। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सती प्रथा को अंत करने के प्रयास मुगल शासक अकबर ने भी किया था। अब अकबर के बारे में, अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर के दरबारी नवरत्न कहा जाता था। अकबर फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला इत्यादि का निर्माण करवाया। अकबर ने नया धर्म चलाया जिसका नाम दीन इलाही था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, टोडरमल है ना, टोडरमल जो है 10 साला बंदोबस्त चलवाया, 10 साला बंदोबस्त चलवाया, जिसे जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। अकबर का संरक्षण बैरम खान था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में है ना, अकबर के सेनापति कौन थे, मान सिंह। किसके खिलाफ लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप के खिलाफ, आप समझ सकते हैं। इनके अलावा ये जो मान सिंह है, याद रखिएगा, कभी ऑप्शन आए तो आप नहीं मारिएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा है, हुआ है भाई। इनके अलावा सती प्रथा का अंत करने के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भी कोशिश किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। ये समझ सकते हैं कि उस समय भी हर आदमी को बुरा लगता था, जो बाहर से हमें लूटने आए थे, एक्चुअली उनको भी बुरा लगता था। पता नहीं हमारे समाज में इतने दिन तक कैसे ये प्रथा रह गया था। अंततः 1829 में एक सेकेंड माफ कीजिएगा, फोन आ गया थोड़ा। अगला प्रश्न है, अच्छा सती प्रथा तक बता दिए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से शहर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी, आपने इससे पहले चिकनकारी वगैरह सुना होगा, तो उसी प्रकार से मीनाकारी के लिए जो प्रसिद्ध है ये है बनारस। बनारस में आप मीनाकारी के लिए जानते हो, बनारस को जरी के कार्य के लिए भी जानते हैं। जरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रुमाल है ना, तो यहाँ पे जो आप फूल पत्ती बनवाते हो सितारा से या फिर कोई ऊन वगैरह से, है ना, तो ये क्या होती है, एक जरी का कार्य हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप बनारस को जो है फेमस पाते हैं जरी के कार्य के लिए। इंडिया में जरी का कार्य सबसे फेमस जो है ये आपका सूरत का है, सूरत और नवसारी का है। ये कहाँ का है भाई, ये आपका गुजरात में शहर है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। कला समझिएगा, उत्तर प्रदेश में जरदोजी कला जो है के लिए प्रमुख है आगरा और लखनऊ। जरदोजी कला के लिए लखनऊ और आगरा दोनों जगह होता है। उत्तर प्रदेश में कपड़ों पर जरी के कार्य के लिए अभी मैंने बता दिया था, ये बनारस है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पीतल के लिए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ताला के लिए और आगरा पेठा के लिए प्रसिद्ध है। पेठा समझते हैं ना, मुरब्बा बोलते हैं गाँव घर में, इसे पेठा बोलते हैं हमारे यहाँ बिहार
बिहार के अंदर, सॉरी मुरब्बा बोलते हैं बिहार के अंदर, पेठा उत्तर प्रदेश के अंदर बोलते हैं। ये जो सफ़ेद वाला आपका लौकी के प्रजाति का होता है ना, उसे हम लोग गाँव में कोरा बोलते हैं, उनसे बनता है ये। इनके अलावा एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022-23 तक भारत किस देश के साथ सबसे अधिक निर्यात करता है? निर्यात मतलब क्या होता है? यहाँ का सामान दूसरे जगह तक पहुँचाना, और आयात का मतलब क्या होता है? दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना। तो निर्यात सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका को करते हैं। निर्यात में कौन कौन सी वस्तु प्रमुख है? तो सबसे प्रमुख मसाला हो गया, आभूषण हो गया, ये सब जो है हम लोग निर्यात करते हैं। ठीक है, भारत सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, तत्पश्चात लौह अयस्क का भी निर्यात करते हैं। भारत बहुत पैमाने पे भाई लौह अयस्क का निर्यात भी करते हैं, और इसमें सबसे अधिक निर्यात मरमा गोवा बंदरगाह से होती है, ये तो बता ही दिया था। तो सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को, दूसरा स्थान संयुक्त अरब अमीरात को करते हैं, है ना। ये दोनों U2 में शामिल है, I2UT का नाम आपने सुना होगा। तो ये दोनों U2 वही है, USA और UAE। ठीक है, तो इन दोनों पहला और दूसरा है निर्यात में भारत के लिहाज से। निर्यात अपना माल दूसरे को बेचना या भेजना। जब किसी देश की सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो ऐसी स्थिति में निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यह इकोनॉमिक्स का टर्म है, आपको ध्यान रखना है कि जब कोई देश की सरकार अपनी मुद्रा को डिवैल्यूट कर देता है ना, अवमूल्यन कर देता है, मतलब मान लीजिए कि आज इंडिया की रुपया 80 रुपया है आपका, एक USD डॉलर के, मतलब अमेरिकन डॉलर के बराबर। अब अवमूल्यन करेगा ना तो एक USD का वैल्यू हो जाएगा, हो सकता है 82 रुपया। तो अमेरिका वाले क्या सोचेंगे कि पहले जो मुझे $100 लगता था जो चीज़ की खरीदने में, अब $98 ही लग रहे हैं, तो अभी ज़्यादा खरीद लो। तो इसमें क्या होता है, अपना सामान ज़्यादा बिकेगा, जो अवमूल्यन किया है उसी का सामान ज़्यादा बिकेगा, मतलब निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आई होप आप समझे। अवमूल्यन का मतलब अपने मुद्रा को जानबूझकर वैल्यू कम कर देना होता है। भारत वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर बन गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत हरित हाइड्रोजन मिशन तक को जो लक्ष्य रखा है परिपूर्ण होने का 2047 तक रखा है, और कार्बन उत्सर्जन का जो जीरो करने का, यानी नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है कि कार्बन उत्सर्जन एकदम जीरो, तो ये आपका 2070 तक रखा है। इनके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? तो 1839 में किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन से भी जुड़े रहे थे। बाद में शांति निकेतन का आधुनिक फाउंडर रविंद्रनाथ टैगोर बना। शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया है 41वें धरोहर के रूप में। बाद में यही शांति निकेतन विश्व भारती विद्यालय बने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी पत्रिका का भी संपादन किया था। अभी तो आपने देखा कि भाई तत्वबोधिनी सभा था, इसी नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका का भी जो है संपादन किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से भी जुड़े रहे थे, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज जो है बाद में 2 भाग में बंट गए, है ना। इनके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में करे थे। 1924 में और कुछ याद आ रहा हो तो HRA का स्थापना हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र सन्याल और उनके सहयोगी के द्वारा 1924 में ही हुआ था। ठीक है, इनके अलावा 1924 में गांधी जी बेलगांव में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। 1927 में साइमन कमीशन बन के, है ना, तैयार हुआ था, साइमन कमेटी बन के जो है तैयार हुआ था। ठीक है, इनके अलावा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था, बैरन हैंगस्टस के समय। बैरन हैंगस्टस बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके अलावा यहाँ स्टार डाल के कुछ लिखा हूँ, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, होम रूल लीग, थियोसॉफिकल सोसाइटी इत्यादि के बारे में हम मौखिक रूप से समझेंगे, क्योंकि पास्ट में हम लिखित रूप से कर लिया है। आइए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। दयानंद सरस्वती ने किताब लिखे जिनका नाम था वही सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज ने ही नारा दिया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा बंबई में किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद साहब के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग भारत में 1916 में चलाया गया था, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। इनके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी मेन वाला 1875 में स्थापना हुआ था, कर्नल अलकाट और मैडम बलाबत्स्की के द्वारा अमेरिका में। इंडिया में अपना पहला मुख्यालय
विश्वविद्यालय 1882 अड्यार में बनाया था और थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में एनी बेसेंट ने चलाई थी। इनके अलावा तो यही इतना ही चीज दिया था, इन सभी को मौखिक रूप से हम समझ लिए हैं। इनके अलावा कोलाट्टम नृत्य आंध्र प्रदेश के अलावा और किस राज्य में होती है? तो कोलाट्टम जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी जो है करा जाता है। कोलाट्टम नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी होती है। कोलाट्टम नृत्य में 2 छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप डांडिया खेलते हुए है ना बालाओं या फिर बालकों को देखा होगा, दुर्गा पूजा के दौरान होता है। अब तो घर घर होने लगा है, पहले गुजरात में होता था और महाराष्ट्र में होता था, अब तो यूपी बिहार हर जगह होता है। जितना इतना नहीं होता होगा इधर, उससे ज्यादा गाँव में हम देखे भाई है ना, पंडाल बाकायदे बनाया जाता है और पूरे मोहल्ले में जो सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा ज्यादा इस पे ध्यान रहता है कि भाई डांडिया होगी है ना। तो ये भी होता है। तो इसमें भी जो 2 छड़ी होते हैं ना खेलने के लिए, वैसा ही इस नृत्य में भी होता है कोलाट्टम में, ठीक है। और 2-2 के पेयर में नृत्य होती है कोलाट्टम। इनके अलावा कोलाट्टम नृत्य को कोलात्रालू भी कहा जाता है। इनके अलावा केरल में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम सिर्फ महिलाएं, इसमें भी सिर्फ महिलाएं भाग लेती है। इस नृत्य में विष्णु स्वरूप मोहिनी की पूजा की जाती है। राजस्थान की प्रमुख नृत्य घूमर, पंजाब की प्रमुख नृत्य गिद्धा, इन दोनों में भी सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इनके अलावा तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है। इस नृत्य को अग्नि नृत्य भी कहते हैं, किसे? भरतनाट्यम को। और मैंने कहा था कि अग्नि नृत्य राजस्थान में एक स्थानीय लेवल पर भी किया जाता है, वो ध्यान भी रखेंगे। इनके अलावा पैरोलूसाइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है? तो जो पैरोलूसाइट है ये मैग्नीज का अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये चारों के चारों लोहा का अयस्क है। कल हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क के माध्यम से होता है, तो हेमाटाइट के माध्यम से होता है, ठीक है, क्योंकि हेमाटाइट सबसे अच्छा अयस्क होता है लोहा का, ठीक है। अयस्क क्या होता है बहुत बच्चे यही नहीं जानते। अयस्क क्या होता है ना, अयस्क क्या होता है कैसे समझाऊं? चलिए ठीक है समझाता हूं। जैसे गांव घर में आप लोग और हम किसान फैमिली से होंगे जनरली, मैं ये नहीं सबको नहीं कहता हूं भाई, बहुत सारे बच्चे के घर में पहले से ही बैकग्राउंड बहुत मजबूत होते हैं। जैसे तो मैं जनरली जो है किसान घर से हूँ, छोटे मोटे किसान, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं। तो क्या होता है कि जो मसूर की खेती होती है उसमें हम तीसी की भी खेती कर देते हैं। तीसी अलसी जिसे बोलते हैं आप लोग, है ना, काला कलर का होता है तीसी। तो क्या होता है कि जब काटते हैं तो अलग अलग तीसी तो नहीं करता है, 1-2 चला जाता है मसूर में भी, ठीक है। तो जब मसूर का ये दाना और तीसी का ये दाना जब मिक्स का ढेर है तो इसे हम मसूर का ओर कह देंगे, यानी शुद्ध मसूर नहीं है ये, इसमें कुछ और मिक्सअप है, ठीक है। तो और ऐसे चीज को कहते हैं कि जिसे आप निकालना चाहो वो तो है, लेकिन इसके अलावा दूसरा चीज भी है। तो इस हेमाटाइट में मिट्टी हो सकता है, और भी तत्व हो सकते हैं, और लोहा भी रहता है। तो लोहा यहाँ से निकालना है, इसे हम ओर या अयस्क कहते हैं। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है भाई? मैग्नीफाइड, डोलामाइट, कार्नेलाइट। कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड, ये यूरेनियम का अयस्क है। ग्रेनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। मोनोसाइट, थोड़ी मोनोजाइट होता है एक्चुअली, मोनोसाइट नहीं होता है, मोनोसाइट दवाई हो जाएगा। मोनोजाइट होता है, इस प्रकार से SIT ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसे जाइट बोलेंगे, है ना, जेड भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये थोरियम का है ना। एंथ्रासिट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ये कोयला के 4 प्रकार है, जिसमें अगर आपसे कहे कि कोयला सबसे अच्छा कौन सा होता है तो एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक वैल्यू जो है मैक्सिमम होता है इसमें कार्बन का प्रतिशत, और सबसे लो कार्बन का प्रतिशत पिट में होता है। पिट सबसे घटिया कोयला है। दुनिया के सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन, अब जितना चीज आपने देखा उसमें हम देखेंगे कि विश्व में कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और वर्तमान में भारत कौन जो है इन चीजों में, भारत में कौन सा राज्य उत्पादन करता है। तो दुनिया में सबसे पहले मैग्नीज था। तो मैग्नीज का उत्पादन में सबसे अव्वल जो देश है इस समय दक्षिण अफ्रीका है, और भारत में अपना मध्य प्रदेश है। दुनिया में सबसे अधिक लौह अयस्क के उत्पादन में इस समय ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा है। इनके अलावा दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान है, भारत में आंध्र प्रदेश है। दुनिया में सबसे अधिक कोयला उत्पादन में चाइना है, भारत में छत्तीसगढ़ है। दुनिया में सबसे अधिक कैडमियम के उत्पादन में चाइना है, भारत में आंध्र प्रदेश है। तो ये ध्यान रखेंगे। कैडमियम का इस्तेमाल आप सभी जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक छड़ के रूप में करा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो ये आपका अष्टाध्यायी कम्मल लिखा है क्या? तो नहीं लिखा है ना। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में
दिया गया है। किसी को भी PDF संबंधी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। अष्टाध्यायी कंबन, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, दिल पे पत्थर ना रखें कि भाई अच्छा तो लग रहा है लेकिन लाइक नहीं करेंगे, इसका लाइक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिल पे पत्थर ना रखिए, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। उत्तर रामायण वाल्मीकि, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, है ना। तो इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है, बाद बाकी अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, है ना। उत्तर रामायण के लेखक भवभूति हैं, भवभूति, और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। बाद बाकी अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को जरूर कहा जाता है लेकिन लेखक नहीं है। इनके अलावा वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हो गए, जो चीज बताया यहाँ पे है। अष्टाध्यायी क्या है? 8 अध्याय वाली व्याकरण का एक किताब है ना, जो आपके वेद और वेदांग को समझने में मदद करता है, ठीक है भाई। तो पाणिनि क्या हो गए पेशे से? वैयाकरण, जो व्याकरण का किताब लिखता है उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश नहीं भाई, कंट्रोल विजय, है ना। उत्तर रामायण के लेखक कौन है भैया? भवभूति, ठीक है। रामायण में लेखक, खाली रामायण कहेगा तो वाल्मीकि साहब, तमिल रामायण के लेखक कंबन साहब, तोलक्कापियम ये तमिल ग्रंथ है, इनके लेखक हैं तोलक्कापियर, इनका नाम है राइटर का। और ये ग्रंथ क्या है? ये भी व्याकरण का किताब है ना। और ये ग्रंथ से आपको क्या जानकारी मिलेगी? जो संगम कालीन इतिहास है उनके बारे में जानकारी मिलेगा, जहाँ पे चोल, चेर और पांड्य वंश का जो है बोला वाला था संगम काल में। कल हमने बात किया था संगम काल आप इतिहास में 2 बार सुनते हैं, एक तो विजयनगर साम्राज्य के अधीन सुनते हैं जो 1336 की बाद की बात है, और एक संगम काल आप 3 BC में सुनेंगे, ठीक है भाई। तो उस 3 BC वाला संगम काल जो की जो वर्णन है ये आपका तोलक्कापियम में मिलेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। इन्हें और क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। इन्हीं के प्रयास से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करा था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा जो कानून और राजनीति विद्या पर आधारित जो है लेख है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। इस किताब में भी आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ मौर्य दरबार में रहने वाले मेगास्थनीज जो आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था, उन्होंने एक किताब लिखा इंडिका, तो इसमें भी आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगा। हिंदू के पवित्र ग्रंथ गीता रामायण है, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान है, ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। अब आते हैं थोड़ा सा इनके हटके, ये तो मेजर हो गया। जातक क्या कहता है? जातक देखिए जो राशि होता है ना, और जिस पर वो राशि आधारित होता है उसे भी जातक कहा जाता है। और रेलवे में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले रेलवे में महाभारत, रामायण इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, अब जमाना बदल गया है, ठीक है। तो जातक जो है ना ये बौद्धों का ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा वर्णित है। बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक भी होती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधम्य पिटक। मैंने कहा था आगम जैन का ग्रंथ है, जातक बौद्धों का ग्रंथ है, एक साथ बताया था। और जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं, लेकिन वहां पे अलग मीनिंग है, उसका किताब से नहीं है। वहां पे मीनिंग है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ठीक है। हदीस क्या होती है? ये मोहम्मद साहब से संबंधित जो भी घटना है उनका संग्रह है। उसी प्रकार से एक बीजक है, ये बीजक कबीर बानी संग्रह का किताब है। ये सब ध्यान रखेंगे। देखिए कबीर साहब का जो जन्म स्थल है मगहर, ये भी आपको ध्यान रखना है, मगहर। इसके अलावा एक आपका चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल पूछता है प्राचीन क्वेश्चन से, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल बंगाल के नादिया हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा किस महान वैज्ञानिक ने सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था? मलेरिया शब्द का सबसे पहले मेलुकाच प्रयोग किया था, खाली शब्द का प्रयोग करके छोड़ दिया। बाद में कि इस पे शोध करके रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया जो है परजीवी के कारण होता है और उसका जो वाहक है ये मादा एनीफिलीज मच्छर है, इसीलिए हम मलेरिया के नाम से रोनाल्ड रॉस को जानते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो भैया मेलुकाच मारिएगा, रोनाल्ड रॉस गलत हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी अमीबा से होती है ना। रॉबर्ट कोच ने ना टीबी और कॉलरा का टीका का टीका नहीं, जीवाणुओं का खोज किया था, ठीक है। टीबी का टीका तो बाद में आया, पहले रॉबर्ट कोच ने पता लगाया। कॉलरा जिसे हैजा भी आप कहते हैं, और ये आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे देखने वाला टीबी हो गया, इसे बी कर लीजिएगा, टीबी, है ना। इनके अलावा टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होती है जो मानव के आंत को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। इनके अलावा अग्नाशय में विकार जब उत्पन्न हो जाता है तो कौन सा रोग होगा, तो आपका मधुमेह रोग होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अग्नाशय
गर्भाशय में विकार उत्पन्न होने से इंसुलिन का जो स्रावन है, जो एक प्रकार का इंपोर्टेंट हार्मोन है, इसकी स्रावन रुक जाती है या फिर इसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो इसके कारण शरीर में जो है शुगर का लेवल बैलेंस नहीं हो पाता और शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शुगर की बीमारी हो जाती है। और शुगर की बीमारी होने से क्या होता है रिपरकशन, तो भैया अगर कोई सा कट फट गया ना, घाव वगैरह हो गया ना, तो जब तक आदमी की जिंदगी है तब तक ठीक नहीं होता है। इसीलिए शुगर के जिनको बीमारी है वो ज्यादा भारी काम, हैवी काम, कहीं ऐसा चोट पोट लगने वाला काम नहीं करता है वो, ठीक है। इनके अलावा कुछ संक्रामक रोग जैसे हैजा, तपेदिक, चेचक इत्यादि भी आपको ध्यान रखना है, ये संक्रामक में आ जाएगा। इनके अलावा विटामिन से होने वाली, विटामिन का रासायनिक नाम है ना, सभी प्रकार के विटामिन की स्रोत इनके हमने पहले ही जिक्र कर रखा है। इनके अलावा भूपट्टी पे सबसे अधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, मैंने धातु के फॉर्म में बताया, धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। इस ग्राफ से क्लियर होगा इस बात, है ना। पृथ्वी के 3 लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड होता है। नीचे वाले को हम क्रोड कहते हैं, बीच वाले को मेंटल और सबसे ऊपर वाले को भूपट्टी कहते हैं। वायुमंडल के 5 लेयर होते हैं, सबसे लास्ट में बहिर्मंडल, फिर होता है आपका आयन मंडल, फिर होता है आपका क्या होता है भाई मध्यमंडल, फिर होता है समताप मंडल और सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल के 5 लेयर है, ये पृथ्वी के 3 लेयर हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा आपसे पूछेगा क्रोड में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो निकेल और फेरस, नीफे पाया जाता है, नीफे है ना, नीफे NiFe है ना। इनके अलावा ये आपके सामने है भैया, है ना, ऑक्सीजन का लेवल सबसे अधिक, ये 46.6%, दूसरा स्थान पर सिलिकॉन है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, तत्व हो गया, ऑक्सीजन गैस है भाई। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है ना, यानी सेमीकंडक्टर है, तो ये भी धातु नहीं होगा। इसीलिए बताया था कि जब स्पेशली धातु पूछेगा ना तो एल्युमिनियम मारना, ये 8.1% होता है और ये धातु होता है, मेटेलिक गुण होता है इनमें। इनके अलावा और भी छोटे कम मात्रा में जो है तत्व पाया जाता है, आपके सामने ग्राफ है। पीडीएफ के बारे में बता दूं, जो बच्चे एसएससी की एग्जाम, बहुत सारा धड़ल्ले एग्जाम आने वाला है। एसएससी का जीडी से स्टार्ट हो रहा है इस बार 2024 में, जय हो जीडी बाबा। तो अगर जिसको भी एसएससी का एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि मेरिट लाइक मेरी जीके जीएस में नंबर आए, है ना, कि भैया जो है हमारा जो है मेरिट में नंबर नाम आ जाए, जीके जीएस वाले सेक्शन अगर आपका कमजोर है या फिर आपको थोड़ा सा भी तनिक सा भी डॉट है या फिर डॉट नहीं भी है, चाहते हैं कि एकदम पुख्ता आए, तो भैया आप एसएससी का क्लास हमसे ले सकते हो। क्लास के लिए वीडियो फ्री में है, जो आपके 113 क्लास की पीडीएफ मैं आपको दूंगा मात्र 70 रुपया में, है ना, 70 रुपया में, कि भाई कोई जो भी चाहे वो ले सकते हो। 70 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। बाद में कि यूपी पुलिस के 35 रुपये में है, बिहार एसएससी के 35 रुपया में, कंबाइंड सारे के सारे लेना चाहे तो 100 रुपया में। 100 रुपये का अगर आप पीडीएफ खरीद लिया तो मार्केट में मुझे नहीं लगता वनडे एग्जाम के लिए भी 100 रुपये में किताब मिलता होगा। और वो किताब और मेरी पीडीएफ दोनों के मिलाया जाए ना तो कितना 10 गुने अंतर रहेंगे सिर्फ प्रश्न में। बाद में कि आप जानते हैं कि फैक्ट मैं कैसा देता हूं, जैसा सीधे एग्जाम में उतरती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शिव तांडव मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लोग इस पे अगर बात करना चाहो तो ये जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं ये आप पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करते ही आपको इसी व्हाट्सअप पे ले जाएगा। बात करना है पीडीएफ के रिगार्ड में। उत्तर प्रदेश में शिव तांडव मंदिर जो है ये महोबा में स्थित है। महोबा एक स्टेशन का नाम है। उत्तर प्रदेश में छोटा सा शहर महोबा है, ये आपका बुंदेलखंड रीजन में आ जाएगा। महोबा हो जाएगा, महोबा के पास आपका बड़ा शहर एक बांदा है, बांदा। मौरानीपुर हो जाएगा, यानी मानिकपुर, जो मानिकपुर है वहां से एक लाइन चला जाता है रेलवे का ब्रांच लाइन जो झांसी को कनेक्ट करता है, तो यही लाइन में आपका ये स्टेशन सब पड़ेगा, ठीक है। और उसी लाइन में भगवान राम का जो प्रसिद्ध स्थल चित्रकूट करवी भी पड़ता है, ठीक है भैया। तो महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुंदेलखंड रीजन में। यहाँ पर कजली महोत्सव भी होता है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के महोबा में होता है। महोबा में जो आल्हा उदल का नाम आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जो मैहर में शारदा देवी की मंदिर है, मैहर एमपी की बात हो रही है, वहां पे सबसे पहले आल्हा उदल आके माता का जो है पूजा करके जाते हैं। चाहे आप कितना भी सवेरे पहुंचेंगे तो वहां पे पाया जाता है कि पूजा हुआ रहता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आस्था रखता हूं तो सच्चाई होंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में बांदा स्थित प्रसिद्ध कालिंजर मेला का आयोजन करा जाता है, यह भी बुंदेलखंड रीजन का शहर है बांदा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में कानपुर का भीतरगांव मंदिर है जो गुप्तकालीन नमूना का उदाहरण है, बहुत पुराना मंदिर है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य मंदिरों में शीतला देवी मंदिर ये लखनऊ में है, काशी विश्वनाथ मंदिर इनको तो सभी जानते हैं, भोले भंडारी, ये बनारस में है। इनके अलावा बटेश्वर नाथ मंदिर समूह आगरा में है। इनके अलावा तुलसी मानस मंदिर बनारस में है ना। मैं भी गया हूँ काशी
विश्वनाथ मंदिर, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाया। मैं एग्जाम देने गया था, वहीं पर जो है बनारस में ही मेरा सेंटर हुआ था। कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज स्टेशन के बगल में ही है, वहाँ पे सेंटर हुआ था। और ये घटना मेरे ख्याल में 2011 का है, ठीक है। तो मैं लंका घाट गया था ऑटो पे चढ़ के, लेकिन मैं नहा धो के पूजा नहीं कर पाया, टाइम हो गया था एग्जाम का। तो ये भी एक बुलावा ही होता है, हो सकता है कि बुलाया ही ना हो। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की बनारस स्थित धमेक स्तूप भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एकमात्र भारतीय उपराष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था भारतीय उपराष्ट्रपति, ये कौन है? कृष्णकांत। ये भारत के 10वें उपराष्ट्रपति रहे जिनका निधन जो है कार्यकाल के दौरान हुआ था, यानी डाई इन हार्नेस हुआ था। कृष्णकांत उपराष्ट्रपति के रूप में 1997 से 2002 के मध्य रहे थे। प्रथम राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान हुए थे, ये है भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे देश के एस राधाकृष्णन साहब के बाद। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के तौर पे कार्यवाहक रूप में काम किया, ये है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बीवी गिरी बने थे। इनके अलावा लगातार 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज तक कोई भी 2 कार्यकाल तक नहीं रह पाए। इनके अलावा 2 बार उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी साहब भी रहे हैं, एस राधाकृष्णन साहब भी रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब देश के 14वें उपराष्ट्रपति पदासीन हैं, और उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पे सेवा दे रहे थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। भारत में अभी तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, न तो CJI बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कोई महिला अभी तक नहीं बनी है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस एक के दिन होता है, 13 फरवरी को, कल मनाया गया होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे सेलिब्रेट करते हैं। 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। FAO है ना, जो आपका FAO है ना, ये जो रोम में है, इसकी स्थापना दिवस है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। हेनरी जे डोनाल्ड की जन्मदिन है और ये चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये चिकित्सा से संबंधित है आपका रेड क्रॉस, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, मानव में STH का स्राव किस ग्रंथि से होता है? जो STH है एक प्रकार का हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावन होती है इस चीज की। STH जो है आदमी की लंबाई डिसाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर STH की अल्प मात्रा में स्राव होती है तो आदमी बौना हो जाता है ना, और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता फिर भीमकाय बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है भाई। इनके अलावा पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मानव के मस्तिष्क में होता है, ये सबसे छोटू ग्रंथि होता है। ये कई सारे जो है हार्मोन का स्रावन करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। यकृत जो है मानव शरीर में यानी पार्टिकुलर सबसे बड़ा सबसे अधिक वजन वाला अंग है। इनका वजन 1.5 किलो से 1.25 किलो तक होता है, ठीक है। इनके अलावा जो यूरिया का निर्माण होता है यह भी यकृत में ही होता है। ग्लूकोज को है ना तथा वसा को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करते हैं, ये कौन करता है? यकृत ही करता है अपने बुरे समय के लिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस जो है लीवर से संबंधित वायरस जनित रोग है। इनके अलावा मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। अग्नाशय की बात हो गई है, यहाँ से इंसुलिन निकलती है और इसके कमी से क्या होती है? हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क है? तो हार्मोन क्या होता है कि एक बार अगर स्रावन होने लगा शरीर में तो पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है, जबकि एंजाइम क्या होता है? किसी पार्टिकुलर जगह पे किसी खास उद्देश्य की काम कर देता है, पूरे बॉडी पे असर नहीं करता है। समझ गए बात? अगर हार्मोन आपकी युवा अवस्था वाला हार्मोन आ रहा है तो हर जगह आप युवा वाला जो भी क्रियाकलाप होते हैं शरीर में वो हर जगह होगी, या फिर जो भी और भी जो हार्मोन है, हार्मोनल चेंज जो भी होता है तो पूरे शरीर पे होता है, न कि एक जगह होता है। बाद में कि जो आपका एंजाइम है ये किसी खास उद्देश्य जो काम रहता है उतना करके अपना जो है सिमट जाते हैं, ठीक है भैया। इनके अलावा जैसे अभी मान लीजिए कि लार में एक टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट। अब इसका इतना ही काम है कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो मिला उसे पकड़ के दबोच दो, ठीक है। तो ये टैलिन का इतना ही काम है, बाद में कि टैलिन का काम कुछ और नहीं, तो यही सब समझ रहे हैं। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अबटू ग्रंथि है, और इसमें विकार कब उत्पन्न होगा? जब आदमी में आयोडीन की लेवल कम होती है ना, और आयोडीन की लेवल कम होने से थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ जो घेंगा या गल
जलकंड रोग होता है, ये भी हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का नियंत्रण से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बैठाया गया था। क्योटो जापान का एक शहर है, लेकिन इसे लागू किया गया था 2005 में। ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन के रोकथाम से संबंधित बैठक थी। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है आप सभी जानते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेजर ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। यानी देहाती लैंग्वेज में कहे तो जो भी आदमी के लिए फायदा से ज्यादा नुकसानदेह है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया रहता है, ऑक्सीजन तो हमारा दायकी मतलब क्या है भाई, गैस है, तो वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन। इनके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण से हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ? 1989 में हुआ। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 अणु के परमाणु के साथ मिलकर और ओजोन का एक अणु का निर्माण होता है, यानी O3 होता है। इसका अनुभार कहेगा तो 48 हो जाएगा, 16 किया गया 48। ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देता है। ओजोन गैस को क्षति CFC पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? क्लोरीन से भी काम चलेगा, फ्लोरीन से भी और कार्बन से भी काम चलेगा, क्योंकि इन तीनों को मिलकर तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना है जो फ्रीज से निकलती है। इनके अलावा ओजोन परत से संबंधित एक अन्य समझौता वियना समझौता, ये 1985 में हुआ था। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। और ओजोन क्षेत्र का पता कहां लगा है? अंटार्कटिका के ऊपर लगा है। इसका पता कौन लगाए थे? जोसेफ फोरमैन नामक जो है वैज्ञानिक ने लगाया था। रामसर संधि के तहत प्रथम बार बैठक 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ था। 1975 में यह लागू हुआ और भारत में सबसे पहले 1983 में रामसर साइट में चिल्का झील को शामिल किया गया। वर्तमान में भारत के 80 स्थल है जो रामसर साइट में चिन्हित है। पहला शहर बना है उदयपुर शहर, जो करंट सेक्शन के क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध गोरी और जयचंद के बीच 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच 2 युद्ध हुआ, तरैन का प्रथम, तरैन का दूसरा, 1191 1192। तो पहला वाले में चौहान साहब की जीत, दूसरा वाले में मोहम्मद गोरी की जीत। इसके अलावा तरैन की तृतीय लड़ाई 1215 में कुवाचा इल्तुतमिश के बीच हुआ, इल्तुतमिश जीता। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मानसिंह के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 प्रमुख युद्ध हुआ, 1539 चौसा का युद्ध, 1540 बिलग्राम का युद्ध। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज की तरफ से आपका भाग ले रहा था हेक्टर मुनरो। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो जो भी कच्चे तेल की उत्पादन होती है उसे काली क्रांति से संबंधित मानते हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में भारतीय राज्य में प्रथम स्थान वर्तमान में किसका है? राजस्थान का है, बताया था, है ना। इसके अलावा हरित क्रांति खाद्यान्न से है। सबसे अधिक हरित क्रांति का असर गेहूं पे पड़ा था। 1967 पंजाब में आया था। MS स्वामीनाथन, जिनका हाल में ही निधन हो गया है ना, MS स्वामीनाथन साहब का, है ना। तो ये थे हरित क्रांति के जनक। भारत में विश्व स्तर पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। इनके अलावा सबसे अधिक असर गेहूं पे डाला था। हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? अच्छे किस्म की बीज खाद का इस्तेमाल कर खाद्यान्नों की पैदावार में बढ़ोतरी करना, जो काफी सफल रहा। ग्रे क्रांति का संबंध क्या है भैया? उर्वरक खाद उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से। टमाटर लाल क्रांति और मांस भी लाल क्रांति। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के सूत्रधार हैं। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया श्वेत क्रांति को कहा जाता है। इसके अलावा गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। जूट का पहला मिल रिसरा में स्थापित किया गया था, रिसरा पश्चिम बंगाल में। जूट के उत्पादन में भारत पहला स्थान, दूसरा स्थान बांग्लादेश, और भारतों में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, ठीक है। इनके अलावा ये थे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अपने पढ़ने जो भी आपके रिलेशन में पढ़ाई करते हो, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उनको सेंड जरूर करें। एक अच्छा कंटेंट उनके तक पहुंचे। आप ही लोग जरिया हो, इस चैनल ही आपका है, इसे जैसा रखना है। बाद में आपकी अगर PDF से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।